अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग। पब्लिक ओपिनियन के साथ एक बार फिर से मैं हूं सहरिश सलीम। नाजरीन, आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दी है, मगर तहरीक इंसाफ ने जवाब में बानी PTI समेत दीगर पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान की रिहाई का शर्त रख दी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के इंतखाबात में मुबैना धांधली की गूंज अमरीकी ईवानी नुमाइंदगान तक भी पहुँच गई है। अमरीका के ईवानी नुमाइंदगान ने पाकिस्तान में होने वाले आम इंतखाबात में धांधली के दावों की गैर जानिबदाराना तहकीकात के हक में करारदाद को भारी अक्सरियत से मंजूर करते हुए पाकिस्तान के जमहूरी अमल में आवाम की शमूलियत पर जोर दिया है। तहरीक इंसाफ इसको अपनी बड़ी फतह करार दे रही है, जबकि तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ने इस करारदाद को पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल की अधूरी समझ का नतीजा करार दिया है। अब इस करारदाद के पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा फैसल वावडा ने तौहीन अदालत केस में अदालत से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली है। क्या उनकी मुआफ़ी कबूल होगी या नहीं, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और क्या हुकूमत बानी PTI को नए मुकदमात में गिरफ्तार करने जा रही है। इस तमाम सूरत हाल पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ पैनल मौजूद है। रिजवान रजी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में हैं, जबकि डॉक्टर फ़ारूक सलीम ये में ज्वाइन करेंगे। अनवर रज़ा और शाहिद मैतला इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सर मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। एक बार फिर से शहबाज शरीफ की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से मुज़ाकरात की दावत दी गई है। उन्होंने कहा है कि अगर बानी PTI को कुछ मुश्किलात हैं तो आएँ, मुज़ाकरात करते हैं, बैठकर मामला तय करते हैं। इसके अलावा जब वो क़ैद में थे उन्होंने अपनी भी कुछ मुश्किलात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते जो सूरत-ए-हाल हमारे साथ गुजरी वो बानी PTI के साथ भी हो। जी, बेसिकली उन्होंने खुद को पॉलिटिकल मोरालिटी के हायर क्रेडल के ऊपर प्लेस करने की कोशिश की है। इसमें वो किस हद तक कामयाब होते हैं नहीं होंगे, क्योंकि मीडिया उनके हाथ में नहीं है, सोशल मीडिया तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन देखिए, ये PMLN का हमेशा से नुक्ता नज़र रहा है। और PMLN के लीडर नवाज शरीफ साहब इलेक्शन जीतने के बाद खुद चल के बनीगाला पहुँचे थे और उन्हें मिल के चलने की दावत दी थी। इसके बाद अगर देख लें, जब बानी PTI जीत गए थे 2018 के इलेक्शन जैसे भी थे वो जीत गए थे, तो ये लीडर ऑफ द अपोजिशन थे जनाब शहबाज शरीफ साहब। इन्होंने उस वक्त भी, अगर आपको याद हो, तो मिल बैठ के और चार्टर ऑफ इकोनॉमी करने की बात की थी। तो ये उनका एक कंसिस्टेंट व्यू रहा है। अब देखते हैं कि वो जो सेटिंग होगी या जो वो होगी वो किन लोगों के साथ होगी। ज़ाहिर है कि जेल में बैठे लोगों के साथ तो नहीं होगी। कि बेसिकली उन्होंने क्यों खेला है, ये इसलिए ये PTI, मुझे ये लगता है, मेरी राय में, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये PTI के पार्लियामेंट के अंदर जो मौजूद लोग हैं उनकी फरमाइश पे ये कार्ड उन्होंने खेला है। क्योंकि कल आज जो सोशल मीडिया के ऊपर तस्वीर शेयर हुई थी जिसमें वो मुस्कुरा के जनाब शहबाज शरीफ साहब से हाथ मिला रहे थे, तो इसके जो वो थे ना, क्या इसका इम्पैक्ट कहीं पे गया है। सर आप जिक्र किसका करें? कौन था जिसकी बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ असद कैसर की, मैं बात कर रहा हूँ उमर अयूब की, मैं बात कर रहा हूँ शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे की। ये सारे मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे और उनसे हाथ मिला रहे थे। और उस पार्टी के लोगों से, जिस पार्टी का सरबराह 3 साल 7 माह 21 दिन जब तक ऐवान के अंदर वज़ीर-ए-आज़म रहा, उसने लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ पहले दिन के बाद दोबारा हाथ नहीं मिलाया। उसने पार्लियामेंट में अपनी सीट तक पहुंचने का रूट बदल लिया। वहां पे उस पार्टी के जो लोग हैं, पार्लियामानी सरबराह जो हैं, वो अपोजिशन के साथ हाथ मिला रहे हैं और खुश भी हो रहे हैं और हंस भी रहे हैं आपस में। हो सकता है ये आखिरी हैंडशेक हो, लेकिन बहरहाल ये इसके जो ऑप्टिक्स थे वो उनके हक में अच्छे नहीं थे, क्योंकि उन्हें जाके गालियां सुनना पड़ती थी। तो वो सारा कुछ शहबाज शरीफ साहब ने अपने में लिया है। मेरा ख्याल इसमें कोई हरज नहीं है। पार्लियामेंट तो होती ही डायलॉग के लिए है, बिल्कुल ऐसे एक दूसरे से मुज़ाकरात के लिए है, मसाइल के हल के लिए, भले वो किसी के ज़ाती मसाइल हो या कौमी मसाइल हो। अगर वो कौमी मसाइल को ज़ाती मसाइल समझता है या ज़ाती मसाइल को कौमी मसाइल समझता है, तो उस पर भी पार्लियामेंट में बात होनी चाहिए। तो अच्छा है, मुनासिब है, जमहूरियत ऐसी चलेगी आगे। ठीक है, इस्लामाबाद का रुख लेते हैं। अनवर रज़ा, आपसे जानना चाहूँगी कि मुज़ाकरात की दावत को पहली बार तो नहीं दी गई, लेकिन ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने यह कहा कि मुज़ाकरात तब भी होंगे जब बानी PTI और दीगर कारकुनान जो कि गिरफ्तार हैं वो बाहर आएंगे। देखिए, शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पॉलिटिकल
बका के लिए ये फिर मुज़ाकरात की बात करते हैं, और उन्होंने अपनी हुकूमत को अगर आगे लेकर चलना है और बड़े पुरअमन और शफाफ तरीके से आगे बढ़ना है तो फिर उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। लेकिन दूसरी जानिब आप देखें कि मुज़ाकरात ना करने की बात की जा रही है कि उमर अयूब साहब कहते हैं कि पहले इमरान खान साहब और बाकी जो PTI के रहनुमा हैं उनको रिहा किया जाए। देखिए ये रिहाई कहाँ से मिलनी है, अदलिया से मिलनी है, और आप जानती हैं कि ये मामलात को इतने आसान नहीं हैं। अगर आप 27 जून को जो कि एक इद्दत केस का फैसला है उनकी उसमें बरी भी होते हैं तो रिहाई कैसे मुमकिन है, और बहुत सारे केसेस जो हैं वो तैयार किए हुए हैं। ये बात वो भी जानते हैं, इसलिए उमर अयूब ने ये बात कही कि वो उन ताकतवर हलकों इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं कि जो वाकई ही इसमें कोई किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन ताकतवर हलके ये चाहते हैं कि पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए ही बात आगे बढ़े। वो डायरेक्टली इमरान खान साहब से बात नहीं करना चाहते। उसकी वजह, बहुत बड़ी वजह जो है वो 9 मई का वाकया, और उससे भी बड़ी वजह आपको याद होगा बांग्लादेश की जो पाकिस्तान मशरकी पाकिस्तान की जो फुटेज थी जो अब तक भी मौजूद है गालबन ट्विटर पर, उसको नहीं हटाया गया, वो एक बहुत बड़ी वजह है। तो देखिए, और दूसरे 9 मई के वाकयात में जो कल्प्रेट्स हैं उनको अभी तक उस तरह सजाएं नहीं हुई, बहुत सारे केसेस अभी भी अंडर प्रोसेस हैं। इसलिए एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि जो जमहूरी तरीकाकार है, जो सियासी हुकूमत है और जो सियासी जमातें हैं वो खुद से डायलॉग का प्रोसेस शुरू करें। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद इस झांसे में नहीं आना चाहती, और वो चाहती है कि ताकतवर हलकों और एस्टेब्लिशमेंट से खुद बात करें ताकि उनकी बात का वजन भी होगा और जो बात उनके दरमियान तय होगी उसी का कोई नतीजा निकल सकेगा। शहबाज शरीफ साहब को वो समझते हैं कि वो कमज़ोर वज़ीर आज़म है और उनकी बात को उस तरह वेटेज नहीं दिया जाएगा, जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी वैसा ही होगा। इसलिए वो रिलेक्टेंट है और इसलिए वो ऐसी कड़ी शर्तें रखते हैं कि जो कि शायद प्राइम मिनिस्टर के पास उनको उसका इख्तियार नहीं है, क्योंकि देखिए जो अदालतें फैसले करेंगी उसके बाद ही रिहाई मुमकिन होगी। लेकिन पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान भी दो आरा पाई जाती हैं। कुछ लोगों का स्टांस ये है कि हमें हार्ड हिटिंग करनी चाहिए और पार्लियामेंट से रिजाइन भी करना चाहिए, हमें तहरीक पर जोर देना चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें डायलॉग करना चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर रहकर बात करनी चाहिए, चूंकि जो गलती माजी में PDM की हुकूमत में हमने की थी अब वो गलती दोबारा नहीं दोहरानी चाहिए। तो दो आरा उनके दरमियान भी पाई जाती हैं, उनके दरमियान भी कोई एक पेज पर नहीं है। वो देखते हैं अब आगे मुस्तकबिल में बढ़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहां तक खुद में लचक दिखाती है, अदरवाइज फिर आपके उनके लिए भी मुश्किलात होंगी। ठीक, मैं शाहिद भाई के बोलने से पहले एक मिसरा फेंकना चाह रहा हूँ जरा सी तरमीम के साथ कि ऐसा कहां से लाएं कि बाजवा कहे जिसे। प्लीज। सही है। मैत्री साहब आपके क्या कमेंट्स इस हवाले से? लेकिन कोशिश तो की जा सकती है, कोशिश करने पे तो इतराज नहीं होना चाहिए रजीज साहब। जी बिल्कुल ठीक है जी। वो अब बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, अब आपको क्या बताएं, और आप बस शो के दौरान ही मेल मुलाकातें करते हैं, अदरवाइज आप भी गायब हो जाते हैं। अच्छा देखिए, ये बड़ी इम्पोर्टेंट ऑफ़र आज आई है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, एक कंसिस्टेंट पॉलिसी या कम अज़ कम बयानबाजी की हद तक तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रही है। 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत अहम है। एक तो जो PTI की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया जाता रहा है या ये दावा सामने आता रहा है कि हुकूमत सिर्फ बयानात की हद तक संजीदा नज़र आती है और प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है, और उसकी एक वजह ये भी वो कहते हैं कि इनके इख्तियार में कुछ नहीं है। अच्छा, जो दूसरी बात PTI कहती है, अज्यूम करती है, वो बिल्कुल दुरुस्त है कि हुकूमत के इख्तियार में ऐसा नहीं है कि वो इमरान खान साहब को रिहाई दिलवा सकें, उनके केसेस ख़त्म करवा सकें, ये दूसरे जो जितने भी PTI के कैदी हैं उनको रिहाई दिलवा सकें। दूसरी बात ये है कि कहीं ना कहीं इस बात में सदाकत नज़र आती है। मुसलसल ये पुश किया गया है, मुसलसल ये कहा गया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से कि वो PTI के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है, लेकिन मामला के आगे थोड़े से बढ़ते हैं तो फिर कहीं ना कहीं अनइंटरेस्टेडनेस हमें नज़र आती है हुकूमत के एंड पे। मेरा ज़ाती ख्याल है कि हुकूमत को अब कहा जा रहा है, और एक सिनेरियो मैं आपके सामने डिवाइस करके बता देता हूँ कि देखिए हमारे कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से PTI का किसी न किसी तरह से जो कौमी मामलात हैं या मुल्की सियासत में ऑन बोर्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो ये है इंटरनेशनल लेवल पे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उसमें देखिए जो इंटरनेशनल फ्रेंड्स हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी है, वो मुसलसल
पाकिस्तान को पुश कर रही है, परसू कर रही है कि आप सियासी स्टेबिलिटी लेकर आए। मुल्क में अदम इस्तेहकाम के होते हुए कभी भी आप मुआशी इस्तेहकाम हासिल नहीं कर सकेंगे। उसमें चीन ने, अभी चीन के मिनिस्टर भी पाकिस्तान का उन्होंने विज़िट किया और उनका सबसे बड़ा मुतालबा यही था, सबसे बड़ी उनकी ख्वाहिश यही थी कि सियासी इस्तेहकाम लेके आए और उसके लिए ज़रूरी है कि पीटीआई को ऑन बोर्ड किया जाए। और पीटीआई को ऑन बोर्ड करने के लिए ज़रूरी है कि इमरान खान साहब जेल से बाहर आए। दूसरा, सऊदी अरेबिया भी ये कह रहा है, मिडल ईस्ट के दूसरे ममालिक भी यही बात कर रहे हैं, सो मच सो अमरीका भी यही बात कर रहा है। जो करारदाद जो अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने पास की, उस पर हम बाद में आएंगे, और उसका भी बेसिकली मतवा नज़र यही है कि सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान में होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि सिनेरियो कुछ इस तरह से बनाया जा रहा है कि हुकूमत के थ्रू पीटीआई के साथ मामलात जो हैं वो सेट किए जाएंगे और तमाम मामलात हुकूमत के थ्रू किए जाएंगे, तमाम कैदी इन्हीं के ज़रिए रिहा हो जाएंगे, इमरान खान साहब भी रिहा हो जाएंगे और ये कहा जाएगा कि हुकूमत ने इस पर इनिशिएटिव लिया है और हुकूमत की मदद से ये तमाम के तमाम लोग छूटे हैं। जबकि रिक्वायरमेंट बिल्कुल एक्सटर्नल है और इंटरनल रिक्वायरमेंट जो है वो मुल्की मईशत है और दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन भी है। दहशत गर्दी पाकिस्तान में बढ़ रही है, उस पर भी पीटीआई का ऑन बोर्ड होना बहुत ज़रूरी है। केपीके में उनकी हुकूमत है, तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जो एक्यूमुलेट होते हैं इस सूरत में कि इमरान खान और जो उनके साथी है दीगर जो जेलों में कैद हैं उनको रिलीफ मिले। ठीक है डॉक्टर साहब, मुज़ाकरात की दावत तो दी जा रही है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से और यही कुछ देर पहले अनवर रज़ा साहब भी कह रहे थे कि उनके इख्तियार में शायद ऐसा नहीं है और मेहता साहब ने ये कहा कि शायद शहबाज शरीफ के ज़रिए मुज़ाकरात की दावत दी जा रही है। आप क्या कहेंगे? देखिए, शाहिद साहब कह रहे हैं कि चीन भी चाहता है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आए, अमेरिका भी चाहता है, हमारे जो अरब ममालिक हैं दोस्त वो भी ये चाहते हैं जी। लेकिन क्या पीटीआई ये समझ पाती है या चाहती है कि सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान के अंदर पीटीआई के मफाद में? देखिए, पीएमएलएन की 31 साल तारीख है, वो 31 साल पहले उसकी बुनियाद डाली गई थी। पीपल्स पार्टी की कोई 56 साल तारीख है और उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। मुझे लगता है ऐसा है कि उन्होंने 2 या 3 चीज़ें जो सीखी हैं वो एक ये है कि सियासी मामलात जो हैं वो सियासी मुज़ाकरात के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरा, उन्होंने सीखा है कि इत्तफाक़ राय से सियासत को चलाना होगा। कोई भी एक सियासी जमात जो है वो अपने ओन पे सियासत नहीं कर पाती है, सियासत को आगे नहीं बढ़ पाती। और तीसरा ये कि सियासत जो है वो तख्त या तख्ते वाली सियासत नहीं है। अब पीटीआई का जो सियासी मंशूर नज़र आता है, जो सियासी बयानिया नज़र आता है, जो सियासी हिकमत अमली नज़र आती है, उसमें ना तो दूसरी सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात हैं और ना ही सियासत जो है वो तख्ते वाली सियासत है। तो मुझे 2 चीज़ें नज़र आती हैं। एक तो मुज़ाकरात होते नज़र नहीं आते और अगर मुज़ाकरात हो भी जाएं तो नतीजा खेज मुज़ाकरात मुझे नज़र नहीं आते। ठीक है, डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि पहले तो मुज़ाकरात होते हुए नज़र नहीं आ रहे, अगर होते भी हैं तो नतीजा खेज़ नहीं लगता कि हो सकते हैं। आज की बड़ी खबर हमारे पास ये है कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में करारदाद मंजूर की जाती है और उसके बाद पाकिस्तान के आम इंतखाबात की तहकीकात का मुतालबा किया जाता है और भारी अक्सरियत से इस करारदाद को मंजूर किया जाता है। सर, आपको क्या लगता है कि पीटीआई के लिए खुशखबरी है? देखिए, बात यह है कि ये वही बयानिया है जो पीटीआई ने फरवरी से 8 फरवरी से 9 फरवरी के दिन लिया था और ये उसकी एक किस्म की फतह है। अब इसके 4 पहलू हैं, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं इस पर बात करना चाह रहा हूँ। सियासी हैं, दिफाई हैं, मालियाती हैं और सफारती। ठीक, पहले हम सफारती के ऊपर बात कर लें या सियासी के ऊपर बात कर लें। सियासी के ऊपर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की सियासत के अंदर अमेरिका फैक्टर जो बहुत अरसे तक मौसर रहा है और लेकिन उसके बाद चूँकि अमेरिका के मफादात इस इलाके के अंदर ख़त्म हो जाते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहा है। लेकिन पाकिस्तान की बहुत सारी कुव्वतें उनको पीछे नहीं हटने दे रही। हम खींच खींच के उन्हें वापस लाते हैं। पोस्ट 9/11 के अंदर हम खींच के अमेरिकन को वापस लेके आए।
ठीक है, उससे पहले 79 के अंदर हम खींच के अमेरिकन को वापस लेके आए 3 साल की जद्दोजहद के बाद, तो हम अमेरिकन को वापस लाते हैं। तो ये तो उसके सियासी पहलू हो गए। दूसरा दिफाई पहलू है। दिफाई पहलू के हवाले से दामन खाली नजर आता है। पाकिस्तान के अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं वो अब वो वाले नहीं हैं। पाकिस्तान का जो F-16 है वो ब्लॉक 40 से 70 के ऊपर एलिवेट नहीं हुआ जिस तरह के तुर्की का हो गया है। उन्होंने उसको इंप्रूव कर दिया, उसके अंदर नए गैजेट्स लगा दिए हैं। पाकिस्तान के F-16 को अभी तक पुराने लेवल के ऊपर रखा गया है और वादा करने के बावजूद भी, पैसे लेने के बावजूद भी अमेरिकन ने ये काम नहीं किया। पाकिस्तान की जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज हैं दिफा की, भले वो एयर की हों, भले लैंड की हों, भले जो हैं वो बहरी हों, तीनों की तीनों जो हैं उनकी हमें कन्वर्शन नजर आती है। चाइनीज एंड टर्किश हमारे मेन सप्लायर हो गए हैं। अमेरिकन आर नो मोर सप्लायर, बल्कि वो सिर्फ उनके लिए हमें कुछ स्पेयर पार्ट्स चाहिए होते हैं जो माजी के अंदर वो चीजें हमें देते रहे हैं अफगान वॉर्स के लिए। एक बात। अच्छा, मालियाती हवाले से बात कर लें तो यस, अमेरिका अगर IMF के बोर्ड के ऊपर इन्फ्लुएंस कर ले तो पाकिस्तान के लिए जो IMF का नेक्स्ट पैकेज है वो सेल थ्रू करना मुमकिन नहीं रहेगा। अमेरिका के साथ पाकिस्तान के कोई ऐसे प्रोग्राम इस वक्त चल रहे हैं जिसके अगर वो धमकी दे के हमारी आर्म ट्विस्टिंग कर सकता है, एक्सेप्ट वन, नो। वो क्या प्रोग्राम है? वो पाकिस्तान के तकरीबन 650 बच्चे हर साल एक इम्तहान पास करते हैं और उस इम्तहान पास करने के नतीजे में वो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में MPhil और PhD करने जाते हैं। लेकिन ये बात जहन में रहे कि उसके लिए ईच एंड एवरी पेनी हुकूमत पाकिस्तान के कौमी खजाने से अदा होती है। अमेरिकन सिर्फ उसका जो स्कैनिंग का प्रोसेस है उसको पूरी तरह वॉच और मॉनिटर करते हैं और उसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अमेरिका के पास इस वक्त वो टूथ नहीं है, वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसके जरिए वो पाकिस्तान से अपनी कोई बात मनवा सके। ठीक है डॉक्टर साहब, दफ्तर खारजा की जानिब से इस खबर के बाद एक बयान जारी किया गया। उन्होंने कहा कि अमरीकी करारदाद में पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल का जो है वो पूरा हवाला नहीं दिया गया और ये अधूरी समझ का नतीजा है। क्या कहेंगे? देखिए, जो अमरीका का आइन है जिसके तहत वो रियासत चलती है, मैं समझता हूँ कि उसको उसके 2 या 3 पॉइंट समझना जरूरी है। ये करारदाद है, शायद 901 नंबर दिया गया है, रेजोल्यूशन 901, जो उनका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे हमारी नेशनल असेंबली समझ लीजिए। वो जो रेजोल्यूशन पास करती है वो अमेरिका के कानून के तहत एक ओपिनियन होती है, एक राय होती है। तो यहाँ पे उसके मेंबरान ने एक राय का इजहार किया है। दूसरे लेवल पे वो एक कंसर्न होता है जो खदशात कह लीजिए। इस रेजोल्यूशन को, जिसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ लॉ, इसके पीछे कानून की ताकत नहीं होती। तो रेजोल्यूशन पास हो गया, ये उन लोगों ने जिन्होंने पास किया उनकी राय है, उनके खदशात हैं, उसके पीछे कानून की ताकत नहीं है। और कानून की ताकत क्यों नहीं है? क्योंकि अमेरिका के कानून में जो रियासत अमेरिका है वो 3 हिस्सों में है। जैसे हमारी रियासत है उसमें इंतजामिया है, पार्लियामान है और अदलिया है। जो खारजा पॉलिसी है वो पार्लियामान की डोमेन नहीं है। अमेरिका के अंदर खारजा पॉलिसी डोमेन है जिसको वो लोग कहते हैं एग्जीक्यूटिव ब्रांच, जिसको हम इंतजामिया कहते हैं। जिन्हीं के जो सदर साहब हैं वो मिल के जो उनका डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है, जैसे हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, और पेंटागन जो उनका फौजी इदारा है या डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस कह लीजिए, ये 3 इदारे मिलके अमेरिका की खारजा पॉलिसी तश्कील देते हैं। खारजा पॉलिसी पार्लियामान, जो अमेरिका की पार्लियामान है, उसकी डोमेन में नहीं आता। तो एक तो याद रखिए, ये ओपिनियन है, ये कंसर्न है, खदशात हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के, इनके पीछे कानून की ताकत नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी फतह है उन लॉबीज की जो PTI ने हायर किए हैं अमेरिका के अंदर। इसमें एक LGS है, उसको कोई 1.5 करोड़ रुपया देते हैं। एक और लॉबीज हायर किया था, उसको 25 लाख रुपया महीने का देते हैं। तो ये उन लॉबीज की पता है कि उन्होंने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अंदर बैठ के और वहाँ बैठने वालों के साथ एक राय का इजहार किया है, खदशात का इजहार किया है। इसका फॉरेन पॉलिसी से कतई कोई ताल्लुक नहीं।
ठीक है, ओके, आपका पॉइंट मेरे पास आ गया। मैं अभी ये पूछना ही चाह रही थी अनवर साहब से कि खारजा पॉलिसी पर इसके क्या असरात होंगे। अनवर साहब आपसे बात करते हैं ब्रेक के बाद, वक्त है ब्रेक का, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए पब्लिक ओपिनियन। वेलकम बैक। बात करें हम पाकिस्तान में इंतखाबात में मुबैना धांधली पर अमेरिका में करारदाद मंजूर की गई है। अब अमेरिका में मंजूर की गई करारदाद के पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब होंगे? अनवर रज़ा साहब, आपसे जानना चाहूँगी, इस करारदाद में तकरीबन उन तमाम चीज़ों को मेंशन किया गया है जो कि उस वक्त फरवरी में जब इलेक्शंस हुए हैं तो सामने आई थी, जैसे कि इंटरनेट बंद था और गिरफ्तारियाँ होती रहीं, ताख़ीर से नताइज सामने आए। तो आपको क्या लगता है कि अभी पाकिस्तान में चीज़ों को सीरियस लिया जाएगा, जबकि दफ्तर ख़ारजा ने बयान भी जारी कर दिया? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो फर्म्स हायर की हुई थी, ये उसका सरकारी नतीजा है जो करारदाद की सूरत में हमारे सामने आया है। कितनी मुज़ायका खेज़ बात है कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जो कि मकबूजा कश्मीर में की जा रही हैं, जो फ़लस्तीन की सूरत हाल है, उस पर तो अमेरिका बिल्कुल खामोश है। वहाँ पर उन्हें इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ नहीं आ रही, नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तान में उन्हें इंतखाबी धांधली भी नज़र आ गई है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ भी आ गई हैं, हमारे सियासी मामलात में मुदाखलत भी नज़र आ गई है। पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय की भी उन्हें बड़ी फ़िक्र है, पुरअमन एहतजाज भी वो चाहते हैं कि बड़े तरीके से किया जाए। ये तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो एजेंडा है जो उन्होंने शायद इस करारदाद में मेंशन किया है। पाकिस्तान एक सॉवरन मुल्क है, सॉवरन कंट्री है, हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है और ये पहले से करते चले आ रहे हैं। ये मुदाखलत के नतीजे में पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, हमारे सियासी निज़ाम में मुदाखलत है। देखिए, आप हमारे प्राइम मिनिस्टर को मुबारकबाद भी देते हैं, फिर आप एक वक्त के बाद आपकी कांग्रेस इतनी भारी तादाद में पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद पेश करती है, आपने तो चार्जशीट पेश कर दी है। तो ज़रा अमेरिका में जो कुछ होता है इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ, कभी अमेरिका ने ये जहमत गौरा की है कि उसकी रिपोर्ट शाया कर दे? सबसे ज़्यादा क्राइम भी वहाँ पर होते हैं, वहाँ पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर कभी बात नहीं की गई। अमेरिका के जो इंतखाबात पर सवालात उठे हैं उस पर तो ज़रा अमेरिका अपनी रिपोर्ट ज़रा मंजरेआम पर ले आए, दुनिया को तो बताना चाहिए उन्हें कि वो कितने इंसानी हकूक़ के अलमबरदार हैं। तो ये दोहरा मेयार है उनका, वो सिर्फ पाकिस्तान में पाकिस्तान के सियासी मामलात में मुदाखलत चाहते हैं। आपको याद होगा मैंने कहा था कि आइंदा आने वाले जो वक्त है उसमें अमेरिका जो है पाकिस्तान के सियासी मामलात में मुदाखलत करेगा और किसी एक मखसूस सियासी जमात की हिमायत करेगा। वो आपके सामने आ गया। तो क्या पाकिस्तान के इस मामलात में अमेरिका ये ज़रूरी है कि IMF से हमें कर्ज भी लेके देगा, हमें वहाँ से प्रेशराइज करेगा और हमारे जो सियासी माशी मामलात हैं, जमहूरी तकाजे हैं, उनको रोंद कर चला जाएगा? ऐसा हरगिज़ नहीं है। होना चाहिए, अमेरिका से सवाल करना चाहिए। जो हमारा फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल आया, यही रद्द-ए-अमल आना चाहिए था। अमेरिका के इस रिपोर्ट को कम अज़ कम हम तो इसको बिल्कुल रद्द करते हैं। उसकी वजह यह है कि वो पाकिस्तान में जब उनके इंटरेस्ट होते हैं तो कभी वो अफगानिस्तान के ज़रिए हमारे यहाँ मुदाखलत करते हैं, कभी IMF के ज़रिए मुदाखलत करते हैं और कभी किसी एक सियासी जमात को अपना ब्लू आइट बनाकर उसके ज़रिए पाकिस्तान के सियासी मामलात में मुदाखलत करते हैं। लिहाजा पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इस पर सख्त स्टांस रखना चाहिए। पार्लियामेंट को भी उनके खिलाफ एक करारदाद मंजूर करनी चाहिए जो फ़लस्तीन में किया जा रहा है, जो इसराइल की बैकडोर वो हिमायत जारी रखे हुए है और जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ मकबूजा कश्मीर में की जा रही हैं, उसमें भी मैं समझता हूँ अमेरिका के खिलाफ करारदाद पार्लियामेंट को मंजूर करनी चाहिए। क्योंकि पार्लियामेंट पाकिस्तान एक सॉवरन कंट्री है और मैं समझता हूँ कि इस पर पाकिस्तान की हुकूमत को सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने की ज़रूरत है। ठीक है, अनवर साहब ये कह रहे हैं कि मैं इसमें एक फ़िक्रा ऐड कर दूँ, अगरचे थोड़ा सा ज़्यादा हो गएगा, लेकिन ये है कि अमेरिकी इमरान खान जो है उन्होंने भी तो वहाँ के इलेक्शन के बारे में तशवीश का इजहार कर रखा है। ज़रा उसको भी सुन ले, अमेरिकी कांग्रेस जो है उसको भी सुन लिया जाए तो मेरा ख्याल है कि फिर तो इंसाफ का तकाजा पूरा हो जाएगा। जी ठीक है, मतलब साहब, अनवर रज़ा साहब का पॉइंट जो मेरे सामने आया वो ये है कि अमेरिका पाकिस्तान की सियासी मुदाखलात में जो है वो मामलात में मुदाखलत करा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, इसके 3-4 पहलू हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अंडरस्टैंड कीजिए कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान का स्टेटस क्या है। उसका स्टेटस वही है जो हमारे यहाँ नेशनल असम्बली का स्टेटस है और हम आए रोज़ कोई ना कोई करारदाद पास कर रहे होते हैं, किसी न किसी मुल्क के अगेंस्ट करारदाद पास हो रही होती है, उसमें इंडिया के अगेंस्ट भी कर रहे होते हैं, हम अमेरिका के अगेंस्ट भी करारदादें बहुत सारी पास करते आए, माजी में भी करते रहे। अफगानिस्तान के हवाले से दाएं बाएं बहुत सारी करारदादें माजी में पास होती रही हैं। ये नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशंस होती हैं जो सच किसी किस्म की लीगल इम्प्लीकेशन के साथ नहीं एमर्ज हो सकती, सरफेस नहीं हो सकती, ये कोई बाइंडिंग फोर्स के तौर पे नहीं कहीं पर भी रिप्रेजेंट हो सकती। एक बात तो ये समझने की है। दूसरी बात ये है कि जो ये वाली रेजोल्यूशन है इसमें 4-5 चीज़ों के हवाले से बात की गई है। एक तो इंतखाबात में मुदाखलत के हवाले से बात की गई है, फिर
कैदियों के साथ गैर इंसानी सलूक के हवाले से, जमहूरी रवैये और जमहूरी इक़दार को कमज़ोर करने के हवाले से उन्होंने कहा है कि शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। और फिर सोशल मीडिया पे जो कदगनें लगाई गई हैं इसके हवाले से भी वो चाहते हैं कि ये कदगनें जो है वो कम हो और जो मामलात हैं वो बेहतर तरीके से आगे बढ़ने चाहिए। अच्छा, ये तमाम चीज़ें वो वैसी हैं, हमें पता है कि ये पीटीआई इसको एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पे देख रही है और नो डाउट इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि ये उनके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। देखिए, पाकिस्तान कोई करारदाद पास करता है तो उसका एज सच कोई इम्पैक्ट नहीं होता या बहुत लिमिटेड उसका इम्पैक्ट होता है, लेकिन अमेरिका अगर कोई करारदाद पास करता है, ऐवान नुमाइंदगान में कोई करारदाद पास हो रही है तो उसका बहुत ह्यूज इम्पैक्ट होता है। और ह्यूज इम्पैक्ट इस तरह से कि पूरा एक इकोसिस्टम जनरेट हो जाएगा। आज के बाद आप देख लीजिए कि फ़ौरन ऑफिस का भी रद्द अमल सामने आ गया, दुनिया भर में इस पे बात होना शुरू हो जाएगी, हमारे टीवी टॉक शोज़ में भी बात होगी, पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा कुछ देर के बाद। दूसरा ये है कि हमारे मल्टी फैसेटेड ताल्लुकात हैं, टाइज हैं अमेरिका के साथ, जैसे रज़ीद आज़ा साहब ने कहा, दिफाई भी हैं, फाइनेंशियल भी हैं और इसके अलावा हमारे दूसरे डिप्लोमेटिक ताल्लुकात भी हैं। देखिए, इसकी वजह से, इस करारदाद की वजह से डेफिनेटली ये तमाम के तमाम जो टाइज़ हैं वो इम्पैक्ट होंगे ऐसे कि अभी आप देख लीजिए कि पाकिस्तान और अमेरिका दोनों बहुत बड़े, दोनों सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा अमेरिका के साथ होती है और अदरवाइज़ भी अमेरिका हमें जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे बेल आउट करता है। जब तक अमेरिका का नोट ना हो तब तक IMF आपको किसी किस्म की ग्रांट नहीं देता, किसी किस्म का पैकेज नहीं देता। इसके अलावा भी उसके एलाइज की एक लंबी लिस्ट है और फिर हमारे जो डिफेंस रिलेशनशिप है उसमें भी हमें वक्तन फ़ौक्तन अमेरिका की ज़रूरत पड़ती रहती है। इसके अलावा हमारा एक बहुत बड़ा डायस्पोरा है जो अमेरिका में रह रहा है। इसके अलावा हमारे जो दिफाई ताल्लुकात हैं वो बहुत सारे मामलात में अमेरिका पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। दूसरी और आखिरी बात है कि हमें अपने भी हाउस को इन ऑर्डर करने की ज़रूरत है कि दूसरे मुल्कों में ये बात नहीं होनी चाहिए। अगर हम अपना हाउस इन ऑर्डर करें, हमारे अपने भी ये तमाम बातें ऐसी हैं जो इस करारदाद में कही गई हैं, जो हमारे बहुत सारे दोस्त अहबाब, तज्जियाकार और जो पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं और इंसानी हुकूक़ के अलमबरदार हैं वो ये बातें करते रहे हैं कि एक हद तक इदारों को अपनी फोर्स का इस्तेमाल करना चाहिए और ख़ास तौर पर रूल ऑफ लॉ के हवाले से तमाम इदारों को कॉशियस होना चाहिए कि अगर इदारे किसी रूल को नहीं एडमिट करेंगे और कोई सरेंडर नहीं करेंगे तो शायद आम शहरी भी बिल्कुल एडमिट नहीं करें। ठीक है, करारदाद अगर पास हो भी गई है तो ज़रूरी नहीं है कि अमेरिका में हुकूमत इस चीज़ को सीरियसली और इस पर कोई एक्शन लिया जाए। सर, रैना सनाउल्लाह की जानिब से एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि बानी PTI अगर बाहर आ भी जाते हैं तो कोई तूफान नहीं आ जाएगा, जबकि उन्होंने ये भी कहा कि बानी PTI की रिहाई नामुमकिन दिखाई देती है। ये आपने किससे कहा? आपसे। अच्छा, देखिए, ये जिस जगह पे हम बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं इस वक्त लाहौर में, इसी जगह के ऊपर रमज़ान में राना सनाउल्लाह साहब तशरीफ़ लाए हुए थे और मेरी उनसे गुफ्तगू हुई थी और चूँकि वो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू है तो मैं उसको सच तो कोट नहीं करता, लेकिन करक्स उसका ये था कि जो है वो जो है बानी PTI उनका मुकाबला सियासत के मैदान में होना चाहिए। वो इतने बड़े नहीं है कि उनका सियासी मुकाबला ना किया जा सके और उनको रिहाई होनी चाहिए। ये उनकी ज़ाती फीलिंग है या उनकी ज़ाती पॉलिसी है और मेरी इत्तला के मुताबिक अपनी पार्टी के फोरम्स पर वो इसका इजहार भी करते रहते हैं कि आने दें, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बड़ी क़यामत होगी। अगर उन्हें गुज़िश्ता इंतखाबात के अंदर जो हार है, जो शिकस्त है, वो वाला सदमा ना सहना पड़ता तो शायद वो ज़्यादा मौसर तरीके से ये बात प्लीड कर रहे होते अपनी पार्टी के फोरम्स के ऊपर। तो ये वो बात है जो वो करते रहते हैं। लेकिन एक बात चलते चलते गुज़िश्ता टॉपिक से रिलेटेड मैं पॉइंट आउट करता जाऊँ कि हमारे ऊपर तो ट्विटर को बंद करने के ऊपर जो है अमेरिकन को बड़ा एतराज़ है। अमेरिका में भी तो टिकटॉक बंद हुआ है, उसके ऊपर उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। एनीहाउ, ठीक है। अनवर साहब, 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला, उन्होंने तो उस पर स्पाइंग का इल्ज़ाम लगाया है ना कि टिकटॉक कुछ चूँकि चाइनीज़ ऐप है और कुछ डाटा वगैरह शेयर नहीं करना चाह रहे थे, कुछ चीज़ें नहीं शेयर करना चाह रहे थे, तो इसलिए उसको कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की वजह से नहीं बंद किया गया। वो तो स्पाइंग के हवाले से उनके कंसर्न्स थे
और अगर हमारे यहाँ कोई स्पाइन के हवाले से चीज़ें हो रही हैं तो वो डेफिनेटली उसको ज़रूर देखा जाना चाहिए। रज़ी साहब, आपको याद होगा मौलाना फजल रहमान साहब इमरान खान साहब के बारे में क्या कहा करते थे कि वो शायद अमेरिकी एजेंट है, ये इल्ज़ाम लगाते थे। अगर आप इस करारदाद को देखें तो फिर मौलाना फजल रहमान साहब के उस इल्ज़ाम को अब दुरुस्त समझा जाए क्या? देखना ये भी एक बड़ी डिबेट इस पर की जा सकती है। इसका जवाब कौन देगा? अब दोनों शिरो शक्र हो रहे हैं और गवर्नमेंट के खिलाफ तहरीक चलाना चाहते हैं, तो उस वक्त की बात ठीक थी या मौलाना फजल रहमान साहब का इंतखाबी इत्तेहाद जो होने जा रहा है वो ठीक है? देखना ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इस पर इसका जवाब कौन देगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा अनवर साहब, 190 मिलियन पाउंड केस जो है उसका अभी फैसला होना बाकी, अभी सिर्फ ज़मानत पर रिहाई हुई है, अभी ज़मानत हुई है, अभी हो सकता है उसका फैसला क्या, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। इद्दत केस का फैसला कल आने वाला है, तो क्या लगता है आपको कितना रिलीफ मिलने का इम्कान है? कल हमने इस पर तफसीलन डिस्कशन की थी, लेकिन एक अहम बात है तो एक बार फिर से देखिए सैरिश, जो आप ट्रैक रिकॉर्ड देखती हैं अदलिया का और जो बानी पीटीआई को अब तक रिलीफ मिलता चला आ रहा है, उसमें आप देखिए उससे तो यही लगता है कि जो दो केसेस हैं 190 मिलियन पाउंड का और दूसरा इद्दत केस का, शायद इद्दत केस में मैं समझता हूं कि अब तक की जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं, समाअत हुई हैं, जो हकायक हैं, जो हालात वाक़यात, तो लगता है उन्हें वहाँ से रिलीफ मिल जाएगा। देखिए अदलिया की जानिब से तमाम ऐसे केसेस में रिलीफ मिला, उसकी कई वजूहात हो सकती हैं, सियासी भी हो सकती हैं, कानूनी भी हो सकती हैं, और जो आपकी प्रोसिक्यूशन कमज़ोर प्रोसिक्यूशन है वो भी हो सकती है। इसकी वजूहात में नहीं जाते। हाँ, आपने जो सवाल किया, अगर उन्हें रिलीफ मिलता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस मौक़िफ़ को मज़ीद हिमायत मिलेगी कि उन्हें रिहा किया जाए। देखिए अगर उनको इन केसेस में बरी भी हो जाते हैं, कोई फैसला उनके हक़ में भी आ जाता है, तो 9 मई के वाक़यात में कई ऐसे केसेस हैं जिनमें खान साहब को फिर दोबारा अंदर रखा जा सकता है। तो ये बात जो राना सनाउल्लाह ने की है शायद इसी बुनियाद पर की है कि 9 मई के वाक़यात में अभी उस पर भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उस पर भी इंक्वायरी हो रही है, वो भी केसेस चल रहे हैं, शायद उन केसेस में इमरान खान साहब को वो रिहाई ना मिले। और जो बात हमने पहले की थी कि अगर आप समझते हैं कि आप रिहाई चाहते हैं तो फिर रिहाई के लिए जो माजी में जो हुक्मरान करते चले आए आपको भी ये करना पड़ेगा, जिसके लिए शायद खान साहब तैयार नहीं है, और अगर तैयार नहीं है तो फिर उनको अंदर रहना पड़ेगा। तो माजी में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे हैं, इस तरह आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुतालबा कर रहे हैं? जी, ये भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है नए मुकद्दमात भी बनाए जाएं। डॉक्टर साहब, एक और जमात सामने आई है, जमात इस्लामी ने भी ऑपरेशन इस्तेकाम की मुखालफत कर दी है, क्या कहेंगे? जी, सवाल मुझसे है। डॉक्टर साहब, आपसे पूछना चाह रही हूँ कि पीटीआई, जेयूआई, फे और एएनपी की जानिब से ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम की मुखालफत की गई थी, लेकिन अब उसमें जमात इस्लामी भी शामिल हो गई है, उन्होंने भी मुखालफत की है कि ये ऑपरेशन जो है वो ना किया जाए। देखिए, मुझे महसूस ये हो रहा है कि सियासी जमातें जो हैं वो इस ऑपरेशन को कोई सियासी ऑपरेशन समझ रही हैं। ये सियासी ऑपरेशन को पसंद नहीं है। ये रियासत पाकिस्तान को एक रियासत की जो डेफिनेशन है उसके अंदर लाने की कोशिश है, और 2 महाजी जंग है। एक जंग है जिसको हम दहशतगर्दों के खिलाफ करनी है, वो फौज कर रही है, वहाँ पे फौज तैयार है, लेकिन जो खतरे की बात है तो जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, जो हम सिविलियन से लड़नी है, जो सिविलियन हुकूमत ने लड़नी है, जो सियासी जमातों ने लड़नी है, जो आपने और मैंने लड़नी है, उसमें हम पीछे हटते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर माजी देखा जाए तो हमारी रियासत की तरफ से कुछ कमजोरियां भी रही हैं। कभी माजी में हमने दहशतगर्दों को हार भी पहनाए हैं और फिर दहशतगर्दों के ऊपर बम बरसाने की भी बात की जाती है। एक आपको याद होगा 10 साल पहले 2014 में एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया था, 20 नुकाती प्लान था। अब वो 10 साल गुजर गए हैं और उसके ऊपर उन नुकात को हम मुकम्मल तौर पे भूल चुके हैं। उसमें से कोई 2 या 4 पॉइंट के ऊपर किसी हद तक अमल दरामद हुआ था, बाकी सारा का सारा नेशनल एक्शन प्लान जो है वो हम भुला चुके हैं। लेकिन जिस खित्ते में हम रहते हैं वो इतना खतरनाक खित्ता बन गया है कि एक तरफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, वो इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस वाले बैठे हैं, ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट वाले बैठे हैं, अल-कायदा वाले बैठे हैं, ये सारे इत्तेहाद भी बना लेते हैं। इनके पास पनाहगाहें हैं अफगानिस्तान में, इनके पास फाइनेंशियल पाइपलाइन माल की कमी नहीं है जो इंडिया की सीक्रेट एजेंसीज उनको देती हैं। तो ये सारी चीजें सामने रखते हुए हमारी सियासी जमातों को अपना सियासी मुफाद देखे बगैर उससे बालातर होकर रियासत के मुफाद के ऊपर गौर करना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि सियासी जमात ऑपरेशन जो है वो ये समझ रही हैं, जबकि ये ऑपरेशन दहशतगर्दी के खिलाफ वक्त की ज़रूरत है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।